सो हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो ऑर्गन ऑफ स्पीच पे होगी, तो इस वीडियो के साथ मैं वापस आ गया हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम थी लाइफ में, इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं इस चीज़ को जल्दी, बट आई एम बैक राइट नाउ। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। तो जो ऑर्गन ऑफ स्पीच होती है या स्पीच ऑर्गन जिसको हम कहते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 75 to 80% चांसेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा ये आंसर लेंथी लग सकता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बस लिखने में ही है। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, और जब आप समझ जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ नहीं है। थोड़े से डायग्राम है, वो भी बहुत ईजी से डायग्राम है, एक को छोड़ के। वो भी ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारी ही बॉडी का पार्ट है, अगर उसको समझेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो डिस्टर्बेंस होती है एयर को प्रोड्यूस करते वक्त, वो नेसेसरी होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। द डिस्टर्बेंस इन द एयर इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी साउंड। इन दिस case of speech sound, the movement of certain organs of the body creates a type of disturbance. The vocal cords, the tongue, the lips, and the muscles of the chest are the organs of human body which produce speech sound. The disturbance made by bodily organs goes to the ear of the listener in the form of sounds. The primary function of the organs are breathing, chewing, eating, smelling, tasting, and so on, and their secondary function is to produce speech sound. कहने का मतलब ये है कि किसी भी वॉइस को, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो हवा निकल रही है हमारे अंदर से, उसके अंदर डिस्टर्बेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही है। और इसके अलावा जो हमारे बॉडी के मसल, जैसे हमारे चेस्ट के मसल्स हैं, मुंह है, जीभ है, दांत हैं, इन सब जो है एक सर्टेन ऑर्डर में एक्ट करते हैं इस डिस्टर्बेंस को पैदा करने के लिए, ताकि हमारे मुंह से जो साउंड निकले वो स्पीच साउंड हो। और ये जो ऑर्गन्स हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन साउंड प्रोड्यूस करना नहीं है, इनका सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, इनका प्राइमरी फंक्शन है खाना, चबाना, ठीक है, ऐसा फंक्शन है, सांस लेना, ये है। अब आते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटिक सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, 3 सिस्टम है जो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, और ये सिस्टम सिग्निफिकेंट इनफ है और स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये हमारा लंग्स, चेस्ट मसल्स एंड द विंड पाइप, जो ट्रकिया है हमारी, उससे मिलकर बना होता है। इसका जो फंक्शन होता है मेन, वो है सांस लेना। ठीक है, लंग्स की हेल्प से और चेस्ट मसल्स की हेल्प से। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। तो इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, इट्स फंक्शन आर एज फॉलोज: द एयर स्ट्रीम दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द ब्रीदिंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड होती है, तो इसमें जो एयर सोर्स है, एयर स्ट्रीम है जो निकल के आ रही है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है ब्रीदिंग प्रोसेस को। द स्पीच ऑर्गन कैन नॉट प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एन एयर स्ट्रीम। यही कहने का मतलब है कि जो हमारी स्पीच ऑर्गन्स है, वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिना किसी एयर स्ट्रीम्स के। Beside lungs, there are certain other organs that can also provide an airstream for the production of speech sound. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लंग ही नहीं है, और भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो स्पीच साउंड्स के लिए एयरस्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये इतने वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं होते हैं, बहुत रेयरली कहीं होते हैं। All the languages of the world use the airstream provided by the lungs instead of being provided by other organs. जितनी भी भाषा हैं दुनिया में, वो सारी जो हमारे लंग्स है उसके थ्रू जो एयर स्ट्रीम प्रोवाइड की जाती है उसको यूज़ करते हैं, बजाय दूसरे ऑर्गन से प्रोवाइड की हुई। कुछ लैंग्वेज हैं इनको एक्सक्लूसिवली यूज़ करती हैं, तो कुछ मेनली यूज़ करती हैं। ठीक है, द एयर स्ट्रीम इज़ यूज मेनली फॉर द स्पीच साउंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच विच इज़ एक्सपेल्ड और ब्रीथ एट फॉर्म ऑफ द लंग फ्रॉम द लंग्स। यही है कि जो स्पीच साउंड है ब्रीदिंग के टाइम निकल रही है ऑर्गन सेक्ट से, यही है। कुछ ही लैंग्वेज होती हैं ऐसी जिनमें ये नहीं होती हैं मेनली यूज़, बट मेजॉरिटी में है। ठीक
ठीक है, अब आ जाते हैं फोनेटरी सिस्टम पे। तो द लंग रिलीज द एयर स्ट्रीम बिफोर गोइंग आउट इनटू दिस एटमॉस्फेयर। दिस एयर स्ट्रीम अंडरगोज अ नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन। इट इज ट्रकिया इन विच द फर्स्ट मॉडिफिकेशन अफेक्टेड। ये बता रहा है कि जो लंग है हमारी एयर स्ट्रीम को जो रिलीज़ करती है वो हवा में बाहर एटमॉस्फेयर में जाने से पहले नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन से होकर गुजरती है, और जो ट्रकिया होता है उसके अंदर पहली मॉडिफिकेशन होती है। फॉर इंग्लिश वर्ड सील एंड झील, वन बिगन विद एस साउंड एंड द अदर बिगन विद जेड साउंड। व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन देयर इज अ सर्टेन हम इन द जेड साउंड which is not in S sound because of the some modification in the trachea। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मॉडिफिकेशन होती है इंग्लिश में हमारे वर्ड्स सील एंड झील में, तो एक शब्द है वो एस साउंड से स्टार्ट होता है जो हमारा सील है, और दूसरा है वो जेड साउंड से स्टार्ट होता है जो हमारा झील है। जब ये दोनों ही शब्द बोले जाते हैं तो आप लोग नोटिस करेंगे कि एक हम की साउंड आ रही है जेड साउंड में, बोल के जेड जेड, एक हम की साउंड आ रही है। वही आप जब एस को बोलेंगे तो उसमें नहीं आएगी, जब ये दोनों सेम जगह से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ट्रैकिया में मॉडिफिकेशन हुई है जो कि जेड को तो इफ़ेक्ट कर रही है बट एस को नहीं। अब आ जाते हैं हम लैरिंग्स पे। लैरिंग्स इज़ अ स्ट्रक्चर इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका ट्रैकिया है और इसके अपर पार्ट में है लैरिंग्स। ये जो आप देख रहे हैं ये है जो ब्लू वाला पोर्शन है, और उसके नीचे होता है हमारा ट्रकिया जो विंड पाइप भी कहते हैं हम जिसको। तो जो ट्रकिया होती है ये फॉर्म होती है कार्टिलेज एंड मसल्स की, और एक तरह से वॉल की तरह एक्ट करती है। अब ये कैसे करती है हम आगे समझते हैं। हाँ, तो ये जब हम खाना खाते हैं तो ये जो हमारी एयर है उसको रोकती है उसमें जाने के लिए, और जब हम एयर रिलीज़ करते हैं तो ये क्या करती है उसको रोकती है। कहने का मतलब ये है जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो फूड पाइप है वो बंद हो जाएगा, जब हम खाना खाएंगे तो हमारा जो विंड पाइप है वो बंद हो जाएगा। और ये कैसे बंद होगा, ये होगा लैरिंग्स के हेल्प से, ठीक है। और इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वह एडम एप्पल कहलाता है। आपने लड़कों में नोटिस किया होगा, लड़कों में और आदमियों में। और इसी के पीछे एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जीभ के होठों की तरह स्ट्रक्चर होता है, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया होता है आगे से लेके पीछे तक। और ये आगे की तरफ तो जुड़े होते हैं बट पीछे की तरफ अलग होते हैं। अब इनमें 3 तरह की पोजीशन बनती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन होती है वोकल कॉर्ड्स ड्रॉन वाइड अपार्ट। मतलब पहली कंडीशन में जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए। जो बीच वाला पोर्शन है ग्लोटिस है, ठीक है। अब आइए इसका समझते हैं। इन दिस पोजिशन देयर इज़ अ वाइड ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स नोन एज ग्लोटिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। कहने का मतलब ये है कि जब हम ब्रीदिंग के प्रोसेस करते हैं उस दौरान जो वोकल कॉर्ड है हमारा वो वाइड अपार्ट होते हैं, ठीक है। और इस पोजीशन में कोई हम साउंड प्रोड्यूस नहीं होती स्पीच साउंड में, और इनको हम वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। पॉट, टेन, कॉट, शीट, हॉट, सिन आर द एग्जाम्पल इन इंग्लिश वर्ड। ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में ये इस चीज़ के एग्जाम्पल है वॉइसलेस साउंड के। अब हिंदी में खेल, फल, फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं ये हिंदी में एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के। दूसरी सिचुएशन है वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं वो पकड़े तो हुए हैं लेकिन बहुत लचीले तरीके से पकड़े हुए हैं। तो इन दिस पोजिशन द एयर फ्रॉम द लंग्स सेट्स द वोकल कॉर्ड्स into vibration. It is the vibration which imparts a hum to the sound produced, known as voice sound. All English vowels can be taken as an example of voice sound, while some consonants are voice, some are voiceless. तो ये जो लूजली होल्ड किए गए हैं इसकी वजह से जो हमारी साउंड्स आती है वो वॉइस्ड आती है, और हमारे जितने भी इंग्लिश में वोवेल्स हैं वो सारे वॉइस साउंड्स हैं। हालांकि कुछ कॉन्सोनेंट्स भी वॉइस्ड हैं
बट मेजॉरिटी वॉइसलेस हैं। अब तीसरी कंडीशन है वोकल कॉर्ड्स हेल्ड टाइटली टुगेदर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे लैरिंग्स में कि जो हमारा ट्रैकिया के पर जो ये होता है वॉल्व होता है, ये इसको बंद कर देता है खाना खाते वक्त, सांस लेते छोड़ते वक्त। यही बताया गया है। इसमें होता क्या है, इन दिस पोजिशन द ग्लोटिस इज क्लोज, कॉन्सिक्वेंटली नो एयर कैन escape थ्रू इट at the time of eating and drinking. The position is taken by the vocal cords so that there cannot be entry of food or liquid in the windpipe. तो इस पोजीशन में क्या होता है, जो ग्लोटिस होती है हमारी बंद हो जाती है ताकि कोई भी एयर वहाँ से निकल ना सके। और खाना खाते वक्त, पीते वक्त ये भी होती है, जब इसकी पोजीशन होती है बिल्कुल वोकल कॉर्ड्स की, वो बंद हो जाती है ताकि वहाँ पे जो हमारा विंड पाइप है, जहाँ से हमारी विंड ऊपर नीचे आती जाती है, उसके अंदर खाना ना जा पाए, वो खाना हमारा फूड पाइप के अंदर ही जाए। ठीक है। When the vocal cord suddenly down apart, an explosive sound known as a glottal stop is produced. कहने का मतलब ये जो हमारी वॉल्स जब बंद रहती हैं, जब सडनली खुलती हैं तो एक साउंड जो अभी तक पीछे रुकी हुई होती हैं वो एक्सप्लोसिव फॉर्म में आती हैं, जिसको हम ग्लोटल स्टॉप कहते हैं। दिस प्रोड्यूस across in front of a forceful articulation of word initial vowel as uncle, empty and act. आप इन तीनों ही वर्ड को बोलेंगे तो आपको लगेगा, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे ये बनते अचानक से साउंड बहुत तेज़ी से आई। अब इसके बाद बचता है हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो यही थोड़ा सा लंबा है, बट ऐसा कुछ खास लंबा नहीं है, समझ लेंगे तो बहुत ईजिली ख़त्म हो जाएगा। तो द आर्टिकुलेटरी सिस्टम हैविंग पास थ्रू द लैरिंग्स द एयर स्ट्रिंग्स फर्दर मॉडिफाइड बाय द ऑर्गन स्पीच। अभी तक क्या था कि जो हमारी प्रोसेस हो रही है वो नीचे ही हो रही थी, लेकिन अब ऑर्गन स्पीच हैं वो ऊपर भी हैं। दांत है, जीभ है, ओव्यूला है, जो पीछे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, वो इनमें हो गया। तो यहाँ बताया भाई ये जितने भी ऑर्गन्स हैं जब ये इकट्ठे आते हैं, मतलब इकट्ठे ग्रुप किए जाते हैं, तो इन्हीं को आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब इसके अंदर जो हमारा पहला मेन पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स ये है जो हमारे लैरिंग्स के लेकर, जो टॉप से लेके जो का पिछला हिस्सा है वहाँ तक का जो पोर्शन है, ये आपका लैरिंग्स है। ये हमारा है लैरिंग्स, और ये है हमारा जीभ का पिछला हिस्सा, जिसको हम कहते हैं इस पूरे लंबे स्पेस को फेरिंग्स। तो हमारा फेरिंग्स कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, अब हम जो आर्टिकुलर सिस्टम इसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो पहले हमारे आते हैं टीथ। देयर आर सर्टेन कॉन्सोनेंट्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टीथ। फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक, फैन, दैट एंड वैन। तो ये कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं जो सिर्फ दांत की हेल्प से ही बोले जा सकते हैं, उसके बिना नहीं बोले जाएंगे। ऐसे लिप्स है, टीथ रिज है, ओव्यूला है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सारे कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स को हेल्प करते हैं। आप लोग इनको पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, और मैं नहीं बताऊँगा ज़्यादा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। सॉफ्ट पैलेट आपका ये पोर्शन होता है, आप खुद उठा के देखिए, जो आपका जो मुंह की छत है उसका पिछला हिस्सा है वो है। ऐसी टंग है, ये भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। तो द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आर दोज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच विच मूव फ्रॉम देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट टू आर्टिकुलेट्स अगेंस्ट ऑर्गन स्पीच दैट डू नॉट मूव। तो यहाँ पे ये बताया कि जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं वो ऑर्गन स्पीच होते हैं जो अपनी जगह से, मतलब रेस्ट से मूव करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं अगेंस्ट उन ऑर्गन स्पीच से जो मूव नहीं करते हैं। द लेदर आर कॉल्ड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ठीक है, तो जो बाकी है वो पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं। द लोअर इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड द अपर टीथ आर पैसिव आर्टिकुलेटर।
तो ये जो हमारे लिप्स हैं ये इसका एग्जांपल हैं, क्योंकि हमारे जो अपर लिप्स हैं वो मूव नहीं करती हैं, बल्कि नीचे वाली लिप्स मूव करती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जहाँ पे भी समझ में नहीं आया आप जाकर दोबारा वहाँ पॉज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ज़्यादा समझ में नहीं तो एक बार और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। और हाँ, इससे कम मेरे ख्याल से देना सही नहीं होगा आंसर, और इससे ज़्यादा भी देना सही नहीं होगा। ये एकदम परफेक्ट आंसर है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।